तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक एफआईआर की कॉपी पढ़ना चाहती हूँ और वो इसलिए ताकि आप ये जान पाए कि जब किसी मामले में एफआईआर दर्ज होती है तो फिर उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी क्या होती है। जिस एफआईआर की कॉपी को आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बहादुरगढ़ थाने में दर्ज हुई है और ये शिकायत 18 अगस्त यानी करीब 11 दिन पहले दर्ज हुई थी, जिसमें एक मां फलकनाज ने दर्ज कराई थी। इस एफआईआर के पेज नंबर 5 में फलकनाज ने ये लिखित में दिया है कि उसकी बहू रहीमा ने उसके बेटे आरिश अली खान की हत्या की है। इस एफआईआर में हत्या की वजह भी बताई गई है और ये कहा गया है कि चूंकि बहू शादी से खुश नहीं थी और उनके बीच लगातार झगड़े हो रहे थे, लिहाजा एक रात जब दोनों कमरे में सोने के लिए गए तो अचानक से कमरे से गोली की आवाज आई और जब घर में मौजूद मरने वाले शख्स की बहन और मां ने देखा तो उनका बेटा जमीन पर खून से लथपथ था। इस खबर को कई सारे यूट्यूब चैनल्स ने भी दिखाया, कई सारी वेबसाइट ने इस खबर को पब्लिश भी किया है। एफआईआर के एक दिन बाद यानी 19 अगस्त को इंडिया टीवी नाम की एक वेबसाइट ने इस खबर को दिखाया और अपनी इस खबर में इंडिया टीवी ने बहादुरगढ़ के थाना इंचार्ज मनोज बलिया का स्टेटमेंट भी पब्लिश किया। मैं आपको मनोज बलिया साहब का मीडिया को दिया गया स्टेटमेंट भी पढ़कर बताती हूँ। मनोज बलिया साहब कहते हैं कि मां की शिकायत के आधार पर बहू के खिलाफ मर्डर केस रजिस्टर कर लिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच करेगी और कानूनी एक्शन भी लिया जाएगा। मनोज बलिया साहब ने ये बयान 19 अगस्त को दिया था। फिर आज मैं आपको आपके सामने कुछ और फैक्ट्स भी रखना चाहती हूँ जिससे आप ये जान पाएंगे कि जब किसी मामले में एफआईआर दर्ज होती है और जब ये एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर अपराध के मामले में दर्ज होती है तो क्या होता है। तो सबसे पहली बात, एफआईआर के बाद पुलिस ऐसे मामलों में पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के भी जांच कर सकती है और गिरफ्तारी भी कर सकती है। ये हमें हमारे संविधान की धारा 154 सीआरपीसी बताती है। इसके अलावा धारा 157 सीआरपीसी के अनुसार पुलिस को घटनास्थल का निरीक्षण करना, गवाहों से पूछताछ करना और भौतिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य होता है। धारा 161 सीआरपीसी के तहत पुलिस को गवाहों और संदिग्धों के बयान लेने होते हैं। धारा 41 सीआरपीसी के अनुसार यदि जांच में किसी आरोपी की भूमिका सामने आती है और गिरफ्तारी जरूरी है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। चूंकि आरिश के मामले में उसकी मां ने साफ साफ अपनी बहू का नाम लिया है, लिहाजा बहू की भूमिका इस वक्त आरोपी के रूप में सामने आती है और जिस वक्त गोली चली उस वक्त कमरे में आरिश और उनकी वाइफ के अलावा कोई और नहीं था। आरिश अब इस दुनिया से जा चुका है, लिहाजा अब उसकी बीवी यानी रहीमा बची है। एक टीवी चैनल को आरिश के पड़ोसी ने ये बताया कि जब वो घटना की रात गोली की आवाज सुनकर आरिश के घर पहुंचे थे तब उनकी बात रहीमा से हुई थी और उन्हें रहीमा ने ये बताया था कि गोली मजाक मजाक में चली थी, लेकिन रहीमा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आरिश के घर वाले थाने के चक्कर काट रहे हैं, आरिश के पोस्टमार्टम की दोबारा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में इंसाफ मिलना चाहिए और सच सबके सामने आना चाहिए और ये सच तभी सामने आएगा जब पुलिस इसके निष्पक्ष होकर जांच करेगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब पुलिस जांच करती है तो फिर सच जरूर सामने आता है और इससे हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल हैं। मेघालय वाला मर्डर केस आपने जरूर सुना होगा, जिसमें सोनम नाम की एक पत्नी ने राजा रघुवंशी नाम के अपने पति का कत्ल किया था। पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को महज 7 दिन में सॉल्व कर दिया था। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुलिस पर दबाव पड़े और वो इस मामले में जांच को तेज कर दे और आरिश के मरने का सच दुनिया को बता सके। शुक्रिया।